Hello buddies, welcome back to विद्यार्थी। I am Akansha, your English teacher. Today we are going to start class 8, Unit 4 जो कि इन्वायरमेंट पे होने वाली है, यानी कि किसके बारे में होगी, कहानी हमारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही होने वाली है। तो ये क्या है, ये एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, द चेरी ट्री। इसी ट्री पे ये है, इसलिए नाम भी यही है। तो आइए जानते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए कि ये तो पूरी सुन के ही रहेंगे। तो यहाँ होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो भैया कहाँ जाता है, जो जाता है रास्ते में जा रहा होता है और उसे सड़क पे चलते चलते क्या मिल जाते हैं, चेरी सीड मिल जाते हैं। बेसिकली चेरी मिल जाती है, वो खाता है और उसमें सीड उसको मिलता है। और जब वो जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास तो वो उसे बताते और समझाते हैं कि इसका फायदा तो तभी उठा पाओगे जब इसको ग्रो करोगे और ये बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ही कुछ आपको फायदा देगा, है ना, और उसका भी फायदा है। तो इसी के साथ वो उस पेड़ को लगाता है और वो पेड़ जो है खूब सारी चुनौतियों से भी जूझते हुए एक दिन बड़ा हो जाता है और साथ में ये बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसमें मॉरल क्या मिला ये मैं पूछूंगी आपसे एंड में। तो पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और उसी के साथ अगर आपको और कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है। फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं जो बड़ी हेल्पफुल होती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं और डाउट्स आते हैं, है कि नहीं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं छोटी प्यारी सी कहानी चेरी ट्री की। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चेरी ट्री। इसे लिखा है हम सबके फेवरेट ऑथर रस्किन बॉन्ड ने। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, एक छोटे से लड़के की, एक नन्हे से बीज की और उनके बीच लाइफ और पेशेंस यानी सब्र के अनोखे रिश्ते की। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी में आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले अ बॉय एंड हिज चेरीज, फिर ग्रैंडफादर्स विजडम, उसके बाद अ विंटर्स वेट, फिर द टाइनी सैपलिंग और आखिर में अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। हम इस कहानी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक सफर की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। हमारा पहला सेक्शन है अ बॉय एंड हिज चेरीज, जिसमें हम मिलेंगे राकेश से, जो सिर्फ 6 साल का है, और उसकी जर्नी देखेंगे मसूरी के बाजार से घर तक। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल और प्यारी सी इमेज से। One day, when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. यानी एक दिन जब राकेश 6 साल का था, वो मसूरी के बाजार से यानी मार्केट से चेरीज खाते हुए घर आ रहा था। They were a little sweet, a little sour. ये चेरीज थोड़ी मीठी थी और थोड़ी सी sour यानी खट्टी थी। Small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. छोटी छोटी लाल रंग की ये चेरीज सीधे कश्मीर वैली से आई थी। राकेश हिमालयन फुटहिल्स में रहता था, एक ऐसी जगह जहां फल के पेड़ आसानी से नहीं उगते थे। ऑथर बताते हैं कि वहां की मिट्टी स्टोनी थी। स्टोनी मतलब पथरीली, जिसमें पेड़ों की जड़ें आसानी से नहीं फैल सकती। और वहां की ठंडी सूखी हवाएं प्लांट्स की ग्रोथ को स्टंट कर देती थीं। स्टंट करना मतलब उन्हें बढ़ने से रोक देना। लेकिन जो शेल्टर्ड जगह थी, शेल्टर्ड मतलब ऐसी जगह जो तेज हवा से बची हुई हो, सुरक्षित हो, वहां ओक और देवदार के खूबसूरत जंगल थे। हमें पता चलता है कि राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के आउटस्कर्ट्स में रहता था। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर के बाहर का इलाका, बिल्कुल उस जगह जहां से जंगल शुरू होता था। उसके मम्मी पापा एक गांव में रहते थे जो लगभग 50 मील दूर था और वहां वो खेती करते थे। तो राकेश अपने मम्मी पापा से अलग क्यों रहता था? इसका कारण ये था कि उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था और उसके पेरेंट्स बहुत कीन थे कि वो स्कूल जाए। कीन का मतलब है बहुत इच्छुक होना, बहुत ज्यादा चाहना कि वो पढ़ाई करे। इसलिए जैसे ही वो स्कूल जाने की उम्र का हुआ, उन्होंने उसे मसूरी में अपने दादाजी के पास भेज दिया। तो ये उस दिन की बात है जब राकेश स्कूल से घर लौट रहा था और उसने सिर्फ 50 पैसे में चेरीज का एक गुच्छा खरीदा। घर पहुंचने में उसे लगभग आधा घंटा लगा और जब तक वो घर पहुंचा उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी। आप इमेजिन कर सकते हैं वो पूरे रास्ते मजे से चेरीज खाता हुआ आया होगा। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, ग्रैंडफादर्स विजडम। यहाँ राकेश और उसके दादाजी के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है जिससे एक नया आइडिया जन्म लेता है और एक लकी बीज को बोने का फैसला किया जाता है। जैसे ही राकेश ने अपने दादाजी को गार्डन में देखा, उसने उन्हें चेरी ऑफर की। दादाजी ने एक चेरी ले ली और राकेश ने प्रॉम्प्टली बाकी की 2 खा ली। प्रॉम्प्टली का मतलब है तुरंत, बिना देरी किए। ये छोटा सा मोमेंट उनके बीच के प्यार भरे रिश्ते को दिखाता है। उसने आखिरी बीज को कुछ देर अपने मुंह में रखा, उसे अपनी जीभ पर घुमाता रहा जब तक कि उसका सारा टंग चला ना गया। टंग का मतलब होता है वो खट्टा मीठा सा स्वाद जो बीज पर लगा रहता है। जब स्वाद खत्म हो गया तो उसने बीज को अपनी हथेली पर रखा और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा जैसे कोई खजाना हो। और फिर बिल्कुल एक बच्चे की मासूमियत और क्यूरियोसिटी के साथ उसने अपने दादाजी से एक सिंपल सा सवाल पूछा, आर चेरी सीड्स लकी? क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? दादाजी का जवाब बहुत सिंपल और आसान था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल होते हैं। ये सिर्फ 2 शब्द थे,
लेकिन राकेश जैसे बच्चे के लिए ये जादू की तरह थे। इस जवाब ने उस छोटे से बीज के लिए उम्मीदों की एक नई दुनिया खोल दी। राकेश ने खुश होकर कहा, देन आई कीप इट, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। लेकिन तभी उसके दादाजी ने एक बहुत गहरी बात कही, नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, इफ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। यानी कोई भी चीज लकी नहीं होती अगर तुम उसे बस रख दो। अगर लक चाहिए तो उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लक आपको मिलता नहीं है, लक आपको बनाना पड़ता है। राकेश ने अगला सवाल पूछा, व्हाट कैन आई डू विद अ सीड? मैं एक बीज के साथ क्या कर सकता हूं? और दादाजी का जवाब, वही जवाब जिस पर पूरी कहानी टिकी है, प्लांट इट, इसे बो दो। और बस इतना सुनते ही राकेश तुरंत जमीन खोदने लगा। लेकिन दादाजी ने उसे रोका। हे, नॉट देयर, उन्होंने कहा, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। सोन का मतलब है बीज बोना। उन्होंने बताया कि वहां पहले से ही सरसों के बीज बोए गए हैं। उन्होंने राकेश से कहा कि बीज को एक छायादार कोने में लगाओ जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी परेशान ना करे। तो राकेश को एक परफेक्ट जगह मिल गई, एक ऐसा कोना जहां की मिट्टी नरम और यील्डिंग थी। यील्डिंग मतलब ऐसी मिट्टी जो दबाने पर आसानी से दब जाए। उसे खोदना भी नहीं पड़ा, उसने बस अपने अंगूठे से बीज को मिट्टी में दबाया और वो अंदर चला गया। उसके बाद राकेश ने लंच किया, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और वो उस बीज के बारे में बिल्कुल भूल गया जिसे उसने अभी अभी बोया था। तो सवाल यह है कि उस बीज का क्या हुआ जो अब जमीन के नीचे अंधेरे में अकेला था। जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही मौसम भी बदलता है। ये अगला सेक्शन सर्दियों के लंबे इंतजार के बारे में है। राकेश बीज के बारे में भूल चुका है, लेकिन वो बीज अभी भी वहां है, मिट्टी के नीचे, अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जब सर्दियां आईं तो बर्फीले पहाड़ों से ठंडी हवा चलने लगी। ऑथर ने हु 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 साउंड का इस्तेमाल किया है ताकि हम उस हवा की सूनी आवाज को इमेजिन कर सकें। पूरा गार्डन सूखा और बैर हो गया। बैर मतलब खाली, जहां ना कोई फूल था ना कोई हरे पत्ते। लेकिन घर के अंदर माहौल काफी गर्मा और कोजी था। शाम को राकेश और उसके दादाजी आग के पास बैठते थे और दादाजी उसे कमाल की कहानियां सुनाते थे। ऐसे लोगों की कहानियां जो जानवर बन जाते थे, पेड़ों पर रहने वाले भूत और उछलती हुई बीन्स और रोते हुए पत्थरों की कहानियां। सोचिए वो शामें कितनी जादुई होती होंगी। और बदले में राकेश अपने दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता था, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो रही थीं। इतनी जादुई कहानियां सुनने के बाद राकेश को न्यूज़पेपर बहुत डल लगता था। डल मतलब बोरिंग। लेकिन उसके दादाजी को दुनिया की सारी खबरें जाननी होती थी। उन्हें पता चलता था कि बसंत आ गया है जब जंगली बतख वापस साइबेरिया की तरफ उड़ने लगती थी। एक सुबह राकेश ने उन्हें आसमान में एक परफेक्ट वी शेप फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखा। यह एक साफ इशारा था कि ठंड अब खत्म हो रही है। और उस बसंत के आने के साथ ही गार्डन में एक छोटा सा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। यह हमें हमारे अगले बहुत ही एक्साइटिंग सेक्शन पर ले जाता है, द टाइनी सैपलिंग। एक सुबह गार्डन में काम करते हुए राकेश एक छोटी सी ट्विग यानी सूखी टहनी उठाने के लिए झुका, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि वो वेल रूटेड है, यानी जमीन में मजबूती से जमी हुई है। वो सूखी नहीं थी। उसने एक पल के लिए उसे देखा, समझा कि ये क्या है और फिर दौड़कर अपने दादाजी को बुलाने चला गया। वो चिल्लाया, दादा कम एंड लुक, द चेरी ट्री हैज कम अप। आप उसकी आवाज में वो खुशी और हैरानी महसूस कर सकते हैं जिसे वो भूल गया था। उसे नेचर ने नहीं भुलाया था। दादाजी जो उस बीज के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे, उन्होंने पूछा, व्हाट चेरी ट्री? कौन सा चेरी ट्री? और राकेश को उन्हें याद दिलाना पड़ा, द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। पिछले साल जो बीज हमने बोया था, देखो वो उगाया है। ये बहुत ही प्यारा सीन है। राकेश अपने हॉन्चेस पर बैठ गया। हॉन्चेस पर बैठने का मतलब होता है पैरों के बल नीचे बैठना। और उसके बूढ़े दादाजी लगभग दोहरे होकर झुके और उस नन्हे से पेड़ को पियर डाउन किया, यानी बहुत ध्यान से नीचे देखा। और वहां वो था, एक नन्हा सा जीवन, सिर्फ 4 इंच लंबा। दादाजी ने कंफर्म किया, यस इट्स अ चेरी ट्री, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। इसे कभी कभी पानी दे देना। राकेश इतना एक्साइटेड हो गया कि वो दौड़कर अंदर से पूरी बाल्टी भर के पानी ले आया। दादाजी ने हंसकर उससे समझाया, डोंट ड्राउन इट, इसे डुबा मत देना। राकेश ने उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए। जब दादाजी ने पूछा कि पत्थर किस लिए हैं, तो राकेश ने बहुत मासूम सा जवाब दिया, फॉर प्राइवेसी। क्या प्यारा जवाब है। ये उसका तरीका था अपने नए पेड़ के लिए एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया बनाने का। राकेश हर सुबह उस पेड़ को देखता था, लेकिन उसे लगता था कि वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बाद जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कम से कम 1 इंच बड़ा हो गया है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि ग्रोथ हमेशा हर दिन नहीं दिखती, वो धीरे धीरे लगातार होती रहती है। और ये हमें आज के आखिरी सेक्शन पर ले आता है, अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि बिल्कुल किसी भी जिंदा चीज की तरह अब जब ये छोटा सा पेड़ बढ़ना शुरू हुआ है, उसे बाहरी दुनिया से अपनी पहली असली चुनौती का सामना करना होगा। उस साल मॉनसून जल्दी आ गया। राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल। प्लॉडेड का मतलब है धीरे धीरे भारी कदमों से चलना। पूरा लैंडस्केप हरा भरा हो गया, हर तरफ से पानी टपक रहा था और वादियों से धुंध ऊपर उठ रही थी।
छोटे से चेरी पेड़ को बारिश बहुत पसंद आई और वो तेजी से बढ़ने लगा। वो लगभग 2 फीट का हो गया था जब एक आफत आ गई। एक बकरी गार्डन में घुस आई और उसके सारे पत्ते खा गई। अब सिर्फ उसका तना और 2 पतली शाखाएं बची थीं। सोचिए राकेश को कितना बुरा लगा होगा इतनी देखभाल के बाद। राकेश को परेशान देखकर उसके दादाजी ने उसे समझाया, नेवर माइंड, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। यहां टफ का मतलब है मजबूत। ये लाइन बच्चों इस कहानी का दिल है। एक ऐसी लाइन जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है कि जब तक जीने की जिद हो, हिम्मत हो, तब तक कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। द विल टू लिव, जीने की इच्छा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब मॉनसून यानी बारिश का मौसम जा रहा था, एक औरत पहाड़ी पर दिखती है और उसके हाथ में एक दराती है। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होने को आया, पेड़ पर नई नई कोमल पत्तियां आने लगी थीं। तभी एक औरत घास काटते हुए पहाड़ी से नीचे उतरी। उसके हाथ में एक साइथ थी। साइथ मतलब एक लंबा कर्व्ड ब्लेड वाला औजार जिससे घास काटी जाती है, जिसे हम दराती कहते हैं। और वो उससे मॉनसून फोलिएज के बीच घुमा रही थी। फोलिएज का मतलब होता है घने पत्ते, और उसको उस छोटे से पेड़ का कोई ध्यान ही नहीं था। उस औरत ने पेड़ से बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। वन स्वीप, बस एक ही झटके में उसने चेरी ट्री को 2 टुकड़ों में काट दिया। सोचिए राकेश के दिल पर क्या बीती होगी। उसकी सारी मेहनत एक पल में खत्म होती दिख रही थी। क्या ये उसके सपने का अंत था या एक नई शुरुआत? राकेश का दिल टूट गया था। अपने प्यारे पेड़ को 2 हिस्सों में बिखरा हुआ देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई। उसने बड़े दुख से कहा, मे बी इट विल डाई नाउ, शायद अब ये मर जाएगा। उसे लगा कि उसकी कहानी, उसके दोस्त की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी है रेजिलियंस की, हिम्मत की। जैसे राकेश उम्मीद हार रहा था, उस छोटे से पेड़ ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो हमें दिखाने वाला था कि जब आप अंदर से मजबूत होते हो तो कोई भी चोट आपको तोड़ नहीं सकती। और फिर एक चमत्कार हुआ। उस कटे हुए पेड़ पर से सेवरल न्यू शूट्स यानी कई नई कोमल टहनियां निकल आईं। उन पर नन्ही नन्ही हरी पत्तियां थीं। पेड़ फिर से जीने लगा था, और जैसे पेड़ बढ़ रहा था वैसे ही राकेश भी बढ़ रहा था। अब वो 8 साल का एक स्टर्डी लड़का था। स्टर्डी यानी हट्टा-कट्टा, मजबूत, और उसके बाल कर्ली थे। दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। ये लाइन राकेश के प्यार की गहराई दिखाती है। सोचो, बारिश में भी वो पेड़ को पानी देता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पौधा नहीं उगा रहा था, वो एक रिश्ता निभा रहा था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। वो चाहता था कि पेड़ को महसूस हो कि उसका दोस्त राकेश उसके साथ हमेशा है। अब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया था और उस पर पहले मेहमान आने लगे। कुछ दोस्त बनकर आए तो कुछ दुश्मन, और इन सबके बीच राकेश अब उस पेड़ का माली नहीं बल्कि एक गार्डियन, एक रक्षक बन चुका था। एक दिन पहला मेहमान आया, एक प्रेइंग मैंटिस। ये एक हरा सा कीड़ा होता है जो अपने हाथ ऐसे जोड़कर रखता है जैसे प्रार्थना कर रहा हो। वो एक डाली पर पर्च्ड था, यानी आराम से बैठा हुआ था। राकेश ने उसे रहने दिया। लेकिन अगला मेहमान एक हैरी कैटरपिलर था जो पत्तों को खा रहा था। राकेश ने उसे फौरन हटा दिया। राकेश समझता था कि किसे रहने देना है और किसे हटाना है। और देखिए, राकेश का दिल कितना खूबसूरत है। उसने कैटरपिलर को हटाया जरूर, लेकिन नफरत से नहीं। उसने उससे कहा, कम बैक व्हेन यूर अ बटरफ्लाई। जब तुम एक सुंदर सी तितली बन जाओ तब जरूर वापस आना। वो एक छोटे से कीड़े में भी उसकी आने वाली खूबसूरती को देख सकता था। फिर सर्दियों का मौसम आया। ये एक इम्तिहान की तरह था। बर्फ पड़ने लगी और ग्रैंडफादर थोड़े ग्रम्पी यानी चिड़चिड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सारी खुशियां ठंड में जम गई हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम एक चमत्कार लेकर उनका इंतजार कर रहा था। एक सुबह ग्रैंडफादर की आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो चिल्लाए, राकेश जल्दी आओ और देखो, इससे पहले कि ये गिर जाए। ऐसा क्या देख लिया था ग्रैंडफादर ने जिसके गिरने का डर था और जिसे देखकर वो इतने एक्साइटेड थे? राकेश और ग्रैंडफादर दोनों पेड़ को ऐसे घूर रहे थे एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हो सकता है वो? सोचो बच्चों, उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा? उन्होंने देखा अ पेल पिंक ब्लॉसम, एक डाली के बिल्कुल सिरे पर खिला हुआ एक हल्का सा नाजुक सा गुलाबी रंग का फूल। वो उस पेड़ का पहला फूल था। उनकी सारी मेहनत, उनके सारे इंतजार का मीठा फल। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, ये उम्मीद का, होप का एक जीता जागता सबूत था। वो एक फूल तो बस शुरुआत थी। अब उस पेड़ में सच में जिंदगी आ गई थी। वो छोटा सा पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बनने लगा था जो खुशियां बांटने के लिए तैयार था। अगले साल पेड़ पर ढेरों फूल खिले। पेड़ पहले राकेश से लंबा हुआ, फिर ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया। अब उस पर मधुमक्खियां नेक्टर यानी फूलों का रस पीने आती थीं। छोटी छोटी चिड़ियां फूलों से खेलती थीं। और फिर उस गर्मी पेड़ पर छोटी छोटी लाल चेरीज लग गई। राकेश ने बड़ी उम्मीद से एक चेरी चखी और पुह, तुरंत थूक दी। बोला, इट्स टू सावर, ये तो बहुत खट्टी है।
शायद राकेश को चेरीज पसंद नहीं आई, लेकिन चिड़ियों को, स्पेशली बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनीवेट्स को बहुत पसंद आई। ये दोनों बहुत खूबसूरत चिड़ियां होती हैं। उनके लिए तो ये एक दावत थी। पेड़ ने राकेश को ही नहीं, पूरी नेचर को एक तोहफा दिया था। और अब हम कहानी के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर आते हैं। यहाँ राकेश को उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला है, और वो इनाम कोई चीज नहीं बल्कि एक एहसास है। एक दोपहर राकेश ने देखा कि ग्रैंडफादर उसी चेरी ट्री के नीचे रिक्लाइनिंग हैं। रिक्लाइनिंग का मतलब है आराम से, सुकून से लेटे हुए हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, यहाँ बिल्कुल सही छाया है और मुझे इन पत्तियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। वो पेड़ अब सुकून देने लगा था। तब राकेश के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आया। उसने पूछा, जंगल में तो इतने सारे पेड़ हैं, इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है, हम इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल। इसे हमने खुद लगाया है, इसीलिए ये खास है। जिस चीज़ में हम अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपना प्यार डालते हैं, वो चीज़ हमारे लिए अनमोल हो जाती है। राकेश को अब समझ में आ रहा था। उसने पेड़ की स्मूथ बार्क, उसकी चिकनी छाल को छुआ और सोचा, जस्ट वन स्मॉल सीड, बस एक छोटा सा बीज। उसने एक छोटे से बीज से एक पूरा जीता जागता पेड़ बना दिया था। ये उसके लिए एक जादू जैसा था। आई होप अब आपको ये स्टोरी बड़ी ही मजेदार, इंटरेस्टिंग लगी होगी और इससे आपने कुछ सीखा भी होगा क्या, कि गुड थिंग्स टेक टाइम एंड एफर्ट। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो भैया, अच्छी चीजों को समय और एफर्ट दोनों ही लगता है, लेकिन वो अच्छी चीज रंग लेकर आती है, तो पेशेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है खत्म। अगर अच्छे से समझ आया तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।